साउंड टेक 7 एक्शन। फिलहाल मोदी जी के प्रति लोगों की भावनाएं कर रहे हैं सर, विश्व की बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? अभी हम देश की सियासत की बात कर रहे हैं सर। और यहाँ सवाल ये है कि मणिपुर पर मोहन भागवत मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम क्यों कर रहे हैं? यहाँ सवाल ये है कि आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर वो बीजेपी से लेकर अजीत पवार तक एक के बाद एक रोजाना लेख छापकर क्या संदेश देना चाहता है? साथी जो हैं एनडीए के शिंदे साहब, वो 400 पार वाले बयान को हार के लिए जिम्मेदार बना रहे हैं। बस हवा निकल गई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर जिनकी पहचान रही, वो मीडिया के सामने आकर भीतर की लड़ाई जो है वो कैमरों पर लड़ रहे हैं। ऐसे में सुरेंद्र राजपूत, ये नौबत क्यों आई? सबसे पहली बात तो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा कि उन्हें संघ की आवश्यकता नहीं है, आप देखिए। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है इससे ज्यादा, किसी भी बात से ज्यादा, कि संगीत सोम और संजीव बालियान आपस में एक दूसरे के ऊपर इतने अनाचार, कदाचार और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और अभी तक नरेंद्र मोदी जी की ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स वहां नहीं पहुंची है। चूंकि विदेशी जमीन खरीदने की बात है, ऑस्ट्रेलिया में भी जमीन खरीदने की बात उन्होंने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए, कितनी सत्यता है मैं नहीं जानता, तो एनआईए का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव के बाद मुद्दों में घिरी है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2014 के बाद सिर्फ मोदी 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 होता था, 19 के बाद भी मोदी मोदी मोदी, अब 2024 के बाद सिर्फ और सिर्फ मुद्दे 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 हो रहे हैं। अग्निवीर जैसी समस्या, आप बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई, चीन की समस्या, इन सारे मुद्दों में लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा, जो कभी भगवान श्री राम के नाम के पीछे छुप जाती थी और अपने आप को कहती थी कि साहब हमने अयोध्या का ये कर दिया, अयोध्या ने उनको हरा दिया, आपके सामने है। अयोध्या से लेकर के राम गमन वन पथ जो है लगातार, चाहे वहां अयोध्या हो, चाहे अकबरपुर हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे कौसाम्बी हो, चाहे इलाहाबाद हो, और उसके बाद चाहे रॉबर्ट्सगंज हो, गंगा पार करने के बाद सारी सीटें राम गमन वन पथ पर भारतीय जनता पार्टी हारी है। क्यों? क्योंकि वहां के गांव के बच्चों को रोजगार नहीं मिले, वहां के किसानों को जो है फसल का उनका उचित मूल्य नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी में भी जो राजनीतिक नेतृत्व है, जो डेमोक्रेटिक नेतृत्व है, उसे भी तो जवाब चाहिए, उसे भी तो जनता को जवाब देना है। अब मैं सिर्फ के शर्मा जी से एक ही बात आखिरी पूछना चाहता हूं कि शर्मा जी, संजीव बालियान और संगीत सोम के घर ईडी जाएगी या नहीं जाएगी, या सिर्फ विपक्षी नेताओं के? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और 400 पार वाला जो नारा है वो बीजेपी की तरफ से दिया गया था, तो जब आप लोगों की तरफ से 400 पार वाले नारे को लेकर कि उस पर भरोसा नहीं कर पाए या उसको विपक्ष भुना ले गया, तो कहीं ना कहीं ठीकरा जो है वो बीजेपी पर फोड़ने की कोशिश की गई है सर, ये साफ तौर पर नजर आता है। अब यहां पर बैठकर आप कुछ भी कहिए। मनोज काका आई, आप किस तरीके से देख रहे हैं 24 के नतीजों के बाद देश की सियासत को? देखिए, 24 के जो नतीजे आए हैं, जो परिणाम आए हैं, उसको हम लोग उसी तरह से देख रहे हैं जिस तरह से आप जैसे जनवादी पत्रकार और पूरा देश देख रहा। पूरा देश कम से कम ये देख रहा है कि जो डबल इंजन की सरकार होती थी, नरेंद्र मोदी जी जहां जाते थे और ये भाषण देते थे कि डबल इंजन की सरकार में, तो उस डबल इंजन में एक मुख्यमंत्री होता था और एक प्रधानमंत्री होते थे जिनका हर वादा चुनाव बाद जुमला हो जाता। अब उस डबल इंजन में सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया है कि अब उस डबल इंजन में प्रधानमंत्री की सरकारें नहीं हैं, उसमें नीतीश कुमार हैं और चंद्रबाबू नायडू साहब हैं। अब वो डबल इंजन खींच रहे हैं और पीछे जो सबसे डबल इंजन होने का जिसमें अहंकार था, दंभ था, जिसमें झूठा अहंकार था, वो कम से कम ध्वस्त हो गया। कम से कम लोग बुनियादी सवालों पर बात करने लगे हैं। कम से कम जो पीडीए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी की जो पीडीए की अवधारणा थी कि दलित, वंचित और शोषित जो समाज है, जिसको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से हाशिए पे रखा गया है, उसको कैसे उसकी हर तरह के संस्थान में, सरकार में भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो जाए, इस पर कम से कम बात होने लगी है। तो यही बड़ा चेंज आया है। जो प्रधानमंत्री अपने फ्रेम में अपने सहयोगियों तक को नहीं आने देते थे, उनकी सुरक्षा के लोग उनके फ्रेम में आने से बेचारे डरते थे, वो प्रधानमंत्री कम से कम लोगों को गले लगा रहे हैं। तो इस तरह का अगर इस तरह का अहंकारी इकबाल अगर ध्वस्त हुआ है, तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही आया है
कम से कम अब मैं समझता हूं, हम लोग मानते हैं समाजवादी लोग कि अब कम से कम जो पत्रकार नमक रोटी वाला या कोई पत्रकार किसी तरह के व्यभिचारियों के दुराचार की खबर दिखाएंगे तो अब हो सकता है कि सरकार अब जेल ना भेजे। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी हैं उनके बच्चे कम से कम उनकी सरकार में हम नौकरी पा जाए, हालांकि पहले तो दूसरी सरकार में नौकरी पाते हैं। तो हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि इसी तरह का बदलाव आए और लोकतंत्र, मैं खत्म कर रहा हूं रोमाना जी, सुनिए तो, लोकतंत्र इसलिए नहीं है कि किसी एक व्यक्ति की तानाशाही चले, बल्कि पूज्य गांधी ने कहा कि लोकतंत्र शीर्ष के 20 लोगों द्वारा नहीं बल्कि गांव, गरीब और किसान और गलियों से निकले हुए लोगों के विचारधारा से चलाया जाना चाहिए, और हम समाजवादी लोग उसी के पक्ष में हैं। ठीक है विनय जी, आपसे मैं समझना चाहती हूँ सर कि चाहे बीजेपी हो, मतलब एक तरीके से संघ परिवार से निकले हुए सब लोग हैं, ऐसे में संघ परिवार की तरफ से जब परिवार के लोगों को बंद कमरे में या कान में नसीहत देने की बजाय सार्वजनिक मंच का चुनाव किया जाने लगे और वहां से खड़े होकर नसीहत भी इस अंदाज में कि जिससे आप कहीं ना कहीं उन्हें ह्यूमिलेट ज्यादा करते हुए नजर आए, ऐसी कोशिश हो, तो ये सामान्य तो नजर नहीं आती सर। मुझे बताइए ये क्यों हो रहा है अब? रोमाना जी, एक तो मैं स्क्रीन पे देख रहा था ऑर्गेनाइजर संघ की पत्रिका। मैं आपको ये बता दूं, ऑर्गेनाइजर कोई संघ की पत्रिका नहीं है, और ऑर्गेनाइजर आप पढ़ेंगी तो उसमें लिखा भी नहीं रहेगा कि ये संघ की पत्रिका है या उसका माउथपीस। अलग अलग समय में ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य के बारे में भी ऐसा कहा जाता है, संपादकों ने कहा है ये कि ये संघ की पत्रिका नहीं है। एक बात समझ लीजिए। दूसरा, अगर कोई लेखक उसमें लिखता है तो ये वैसा ही है जैसे इंडिया टुडे में कोई लिख रहा हो, एक स्वतंत्र पत्रिका है। हाँ, राष्ट्रवादी लेख उसमें छपते हैं और लेख छपने का मतलब ये जो लेख है सर वो रतन शारदा जी ने लिखे हैं। अब मुझे ये पता, अगर उनको भी आप संघ के विचार से अलग कर रहे हैं, वो रतन शारदा जी ने लिखे, जिनकी आप और मैं और यहाँ जितने पैनलिस्ट हैं वो सब एक ही पहचान जानते हैं कि वो संघ से जुड़े हुए एक विचारक हैं। मैं बस अपने दर्शकों के लिए क्लियर कर रही हूँ, है ना सर। और ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य जो है वो दोनों जो भारत प्रकाशन है उसकी तरफ से वो प्रकाशित किए जाते हैं, ठीक है ना सर। दर्शकों की क्लैरिटी के लिए मैं कह रही हूँ सर, ठीक है। आइए अब आप मुझे ये बताइए कि आप ऑर्गेनाइजर में जो लिखा गया है उसको किनारे कर दीजिए, आप उसको ओन नहीं करना चाहते मत कीजिए सर, लेकिन मोहन भागवत जी और मणिपुर के मुद्दे पर वो जिस तरीके से मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं कि कौन शांति लेकर आएगा, और वो भी तब जबकि मणिपुर में राज्य सरकार से लेकर केंद्र की दिल्ली सरकार तक सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही है, तो वो कौन है जिसको लेकर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश मोहन भागवत कर रहे हैं? विनय जी मुझे तो कौन बता दीजिए कौन है। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। अभी मुझे उसी पर रहना है, क्योंकि मुझे लगता है सर जिसकी मोटी चमड़ी नहीं होगी और जो चिकना घड़ा नहीं होगा, जो संघ प्रमुख ने कहा है ना, वो बात सुनकर वो सीधे तौर पर समझेगा कि संघ प्रमुख कटघरे में किसको खड़ा कर रहे हैं। जिसकी आंख में सर शर्म का जरा सा भी पानी होगा ना सर, वो इस बात को रियलाइज करेगा कि संघ प्रमुख जो है वो किसकी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं। मैं आपकी मजबूरी समझ रही हूँ सर, आप तो संघ विचारक है नहीं, है ना, आपने खुद ही कह दिया संघ विचारक कोई पद नहीं होता है। आप संघ विचारक नहीं है सर, आप अपना इंडिपेंडेंट नजरिया रख रहे हैं, लेकिन एक और इंडिपेंडेंट नजरिए के लिए अब मुझे अभय दुबे जी के पास चलना होगा। अभय दुबे जी, अब मैं आपसे समझना चाहती हूँ, और ये कहते हुए कि अभय दुबे जी आप भी संघ विचारक नहीं है, लेकिन जो संघ की तरफ से मोहन भागवत की तरफ से कहा गया वो तो आप हम सब संघ की औपचारिक लाइन ही मानेंगे, और 1 साल तक मणिपुर अब भी शांति की राह देख रहा है। वो कौन है सर? विनय सिंह जी तो जवाब नहीं दे पा रहे, जिसको लेकर संघ प्रमुख कह रहे हैं कि कौन शांति वहां लेकर आएगा। वहां राज्य सरकार शांति लेकर आएगी, केंद्र सरकार शांति लेकर आएगी, जिम्मेदारी शांति लाने की मणिपुर में किसकी है? कौन है? अभय दुबे जी, गजब बेइज्जती है। एक बार फिर से के शर्मा जी का रुख करते हैं। के शर्मा जी, सरकार बन गई, लेकिन क्योंकि अपने दम पर बहुमत नहीं मिला, ऐसे में अब बीजेपी की कमजोरी खुलकर सामने आ गई है सर, और इसीलिए ये नौबत आ रही है कि गैर तो गैर अब अपने भी नसीहतें देने, सार्वजनिक मंच पर आईना दिखाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए ना, अपनी पार्टी के लोग सुन भी नहीं रहे, मतलब नेतृत्व को इसे क्या कहेंगे सर, अंगूठा दिखाना कि आपस में लड़े जा रहे हैं। इतना भी एहसास नहीं है कि पार्टी का कुछ सम्मान है, कुछ इज्जत है, उसको बनाकर रखें। मामले को कोर्ट तक ले गए सर, जिसको लेकर सुरेंद्र राजपूत सवाल पूछ रहे थे कि वो ऑस्ट्रेलिया में जमीन का मामला जिसको लेकर लीगल नोटिस तक दे दिए गए हैं, ईडी उस मामले में कब आएगी सर आपके नेताओं के घर पर? आइए के शर्मा सर।
नहीं, जितना लंबा रोमाना जी प्रश्न आपने किया है उतना लंबा सुन पाएंगे आप? पहले ये तय कर लीजिए। जवाब दीजिए सर, सुन रही हूँ। क्योंकि आप सुनती तो हैं नहीं, सुनने के पहले। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि पहले बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बाकी तो भाजपा तो हार गई, यही लोग जीते हैं। देखिए शर्मा जी, तो आप मुझे आश्चर्य, मेरा सवाल नहीं सुना। हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। आपको दोबारा सुनना पड़ेगा सर, आप फिर से कहेंगे ना, सुन लिया लंबा सवाल आपको खुशी, आपको खुशी कि सरकार तो बन गई नहीं, आप खुश होइए, 2 रोटी ज्यादा खाइए मैडम। अरे सर रुक जाइए, ऐसी बातें मत कीजिए, है ना? अच्छा नहीं लगता है सर 2 रोटी 3 रोटी आप खुश हो जाइए, को लेकर आप खुश आप इस तरीके के बयान मत दीजिए प्लीज। नहीं, आप जिस एजेंडे पे जाना चाहती हैं, मैं उस एजेंडे पे नहीं बोलूंगा। मैं किसी एजेंडे पर बात नहीं कर रही सर, और मैं आपके कयासों पर बात नहीं कर रही। मर्यादा बनाकर रखिए सर। आप मुझे नहीं बताएंगे मैं कितनी रोटी खाऊंगी। आप मेरी रोटी तय नहीं करेंगे, आप मेरे निवाले नहीं गिनेंगे, मैं आपका दिया नहीं खा रही हूँ। शर्मा जी प्लीज स्टे इन योर लिमिट्स, ठीक है ना? अपनी मर्यादा में रहिए सर। आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैं कितनी रोटी खाऊंगी, ठीक है? जरा मर्यादा में रहकर अपनी बात रखिए। और मैं आपसे कह रही हूँ कि आप यहाँ पर कयास की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ कयास लगाने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ। मोहन भागवत ने कयास नहीं लगाया, मैं उनका बयान आपको बता रही हूँ जो उन्होंने दिया है। ये कयास नहीं है, ये कयास नहीं है सर, ठीक है? वहां पर जो संगीत सोम और संजीव बालियान लड़ रहे हैं सर, वो कयास नहीं लगा रहे हैं, वो कोर्ट में चले गए सर। ये कयास आप लगाते होंगे सर। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आप खुश हो जाइए, कैसी भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं के शर्मा? आपको माफी मांगनी चाहिए इस तरीके की भाषा पर। 2 रोटी ज्यादा खा लीजिएगा, ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी भाषा है 2 रोटी ज्यादा खा लीजिएगा? ये तमीज है आपकी सर? आप इस तरीके से बात करेंगे यहाँ पर एक एंकर के साथ बैठकर? 2 रोटी ज्यादा खा लीजिएगा, ये कहां से लेकर आते हैं आप बातें? नेगेटिव के सिवाय कौन सी नेगेटिव? कौन सा कयास? मोहन भागवत ने जो कहा वो नेगेटिव है, जो मोहन भागवत जी ने कहा वो नेगेटिव है। मोहन भागवत जी ने जो कहा वो कयास लगा रहे हैं। आपके पास जवाब नहीं है और आप यहाँ पर एंकर को कह रहे हैं रोटियां ज्यादा खा लीजिएगा। मैं हैरान हूं सर, मैं आपके जवाब पर हैरान हूं। और मुझे लगता है आपकी पार्टी को भी ये सुनना चाहिए कि आप किस तरीके का जवाब देते हैं नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कि 2 रोटी ज्यादा खा लीजिएगा। ये जवाब है आपका, 2 रोटी ज्यादा खा लीजिएगा? तर्क नहीं है आपके पास जवाब देने के लिए? 2 रोटी ज्यादा खा लीजिएगा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अपना नजरिया आप मुझ पर थोप रहे हैं। मैं तो यहाँ बैठकर रोज डिबेट करती हूँ सर, और मुझे तो पता है देश कहाँ जा रहा है। आप यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेलने के लिए या वो 2 रोटी वाले बयान पर अपने आप को बचाने के लिए जबरदस्ती अब आप मुझे जो है अलग मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इससे घिरने वाली नहीं हूँ। फिलहाल आपने यहाँ पर जो ये 2 रोटी वाला कमेंट दिया है ना, बहुत ही बेहुदा कमेंट है के शर्मा। अगली बार से मेरे शो में अगर आओ तो ये 2 रोटी वाले बयान के लिए मत आना यहाँ पर। आइए सुरेंद्र राजपूत जी को मैं लेकर आऊंगी। सुरेंद्र राजपूत जी, ये जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, ये कमजोर होती हुई बीजेपी और इसीलिए सब घेरते हुए बीजेपी को नजर आ रहे हैं क्या? के शर्मा जी तो 2 रोटी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कवाली बेइज्जती। एक तो बात रोमाना जी, मुझे चूंकि आपने अपने आप को और अपने सारे उसको बहुत अच्छे से डिफेंड किया, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ा पुरानी सी बात याद आ गई, कहते हैं कि सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न दीजिए और क्या होंगे हम खराब, जमाना खराब है। आज की डेट में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो डिनायल मोड पर हैं, चूंकि इन्हें मजबूत विपक्ष की आदत नहीं है। 2014 में 44 सीटें थी हमारी 52 सीटें थी 19 में थी हमारी। आज की डेट में 100 सीटें हैं, लेकिन आज की डेट में एक मजबूत इंडिया गठबंधन का जो विपक्ष है वो इनको चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा है। और इनका जो अपना गठबंधन है वो फ्रैक्चर्ड हाउस की तरीके से तमाम जगहों पे जो मुद्दों में ये लोग एक मत नहीं हो पा रहे हैं, चाहे आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण की बात हो, चाहे 5 लाख रुपए को क्या नाम कोलेटरल फ्री लोन देने की बात हो, चाहे कब्रिस्तानों को बाउंड्री वॉल बनाने की बात हो, चाहे जाति जनगणना बिहार की बात हो, और चाहे अग्निवीर जैसी समस्या जो क्या नाम जनता दल यूनाइटेड ने भी उठाई है उसकी बात हो, चाहे वो पेपर लीक की बात हो, चाहे वो चीन को लाल लाल आंखें दिखाने की बात हो, और चाहे वो कश्मीर में 4 आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं अभी तक और प्रधानमंत्री जी आतंकी घटनाओं को छोड़ करके विदेश चले गए हैं। वो उनका सरकारी दौरा है, मैं उस पर बात नहीं करता, लेकिन एक अगर बयान देकर के जाते तो बहुत बेहतर होता। मैं इससे ज्यादा विदेश नीति पे नहीं कहता। सर देखिए, अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। जल्दी से सुरेंद्र राजपूत का रुख करते हैं। सुरेंद्र जी, आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ जोड़ना चाह रहे थे, प्लीज जल्दी आइए सर। क्या दिखा रहे हैं सर, बता दीजिए जरा, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ अनइंटरप्टेड 30 सेकंड आप मुझे दीजिए।
मैं ये बताता हूं कि जो इन्होंने अभी कहा हमारे मित्र ने कि आरक्षण को बदलने का, आरक्षण को खत्म करने की साजिश नहीं, सच है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज ही एक वो जारी किया है कि समूह ख और समूह ग की सारी भर्तियां संविदा में होंगी। अगर संविदा में होती है तो उसमें कोई आरक्षण लगता ही नहीं है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण लगता है, संविदा में लगता नहीं, नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा शिंदे साहब के आदमी ने अभी कहा, हेगड़े साहब ने, कि ऐसे ऐसे करके बम नीचे रख रहे थे उद्धव ठाकरे जी, 100 करोड़ रुपए वसूल रहे थे। शिंदे साहब भी उसी मंत्रिमंडल में थे। मंत्रिमंडल में सामूहिक जिम्मेवारी होती है, तो शिंदे साहब के ऊपर ये आरोप जरूर लगना चाहिए और उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या अंबानी के घर नीचे बम उन्होंने रखा था या 100 करोड़ की वसूली उन्होंने की थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है जो उन्होंने उद्धव के ऊपर। सही है, जी, सही है। और नहीं, बिल्कुल, और देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, एनआईए लगनी चाहिए। और एक अभी जो इन्होंने कहा आदरणीय के शर्मा जी ने, तो एक शेर इन्होंने हम कह देते हैं कि अपनों से कहा तुमने, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, अपनों से कहा होता, अपनों से सुना होता। अगर संघ की बात इन लोगों ने सुनी होती तो आज की डेट में संघ ऑर्गेनाइजर के जरिए आपको नसीहत नहीं दे रहा होता, क्योंकि आपने देश के मुद्दों की जगह पे मोदी को प्रमोट किया। मैं फिर से के शर्मा जी को कह रहा हूं, यह सलाह है, ले लीजिए। मुद्दों की जगह आप मोदी को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। मोदी खत्म हो जाएंगे, मुद्दे खत्म नहीं होंगे। मुद्दों पर बात कीजिए के शर्मा जी। और देश के मुद्दे अग्निवीर है। देश का मुद्दा महंगाई है, देश का मुद्दा चीन की समस्या है, देश का मुद्दा कश्मीर का आतंकवाद है, देश का मुद्दा कश्मीर का चुनाव है, कश्मीर का स्टेटहुड है देश का मुद्दा। और देश के मुद्दे जो लोग चाहते हैं कि आप दल बदल न कराएं लोगों से, इस तरीके की दल बदल लोग पसंद नहीं करते हैं। मैं जल्दी से जवाब देती हूं। शर्मा जी आप देखिए, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।